लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। 1757 में जब प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई तो अंग्रेजों का भारत पर कब्जे का रास्ता साफ हो गया। इस लड़ाई में आपने सुना होगा कि कैसे एक साजिश रची गई, सिराज के खिलाफ ऐतिहासिक गद्दारी की गई। उसके सेनापति से लेकर जगत सेठ तक ने सिराज से गद्दारी की। दुख की बात यह है दोस्तों कि इतिहास में इन गद्दारों की कहानी तो हमको सुना दी गई। यह भी बताया गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा प्लान बनाया कि बंगाल अंग्रेजों की झोली में आ गया। लेकिन आज भी कई ऐसी बातें हैं जो आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे। जैसे कि आखिर प्लासी का युद्ध जहां हुआ वो जगह असल में थी कहां और आज कहां पड़ती है। ऐसा क्या हुआ कि हालात बिल्कुल हाथ से ही निकल गए। और सबसे बड़ी बात जो आप भी नोटिस करते होंगे कि इस लड़ाई को याद करते वक्त सिर्फ गद्दार गद्दार और गद्दार याद आते हैं। लेकिन क्या इस लड़ाई में कुछ ऐसे वफादार भी थे जिन्होंने सिराज का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ा? आखिर इस लड़ाई के असली हीरो कौन थे जिनको लोग आज भूल गए हैं? आज की कहानी किसी जगत सेठ की कहानी नहीं होगी, ना किसी मीर जाफर की कहानी होगी। प्लासी की इस कहानी में मैं आपको उन हीरोज की कहानी बताऊंगा जिन्होंने मरते दम तक नवाब के लिए अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, उस वफादारी के लिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। देखिए, ये तो पता होगा आपको कि जिस मैदान पर जंग लड़ी जाती है उसके नाम पर उस जंग का नाम पड़ जाता है। जैसे कि हरियाणा में पानीपत के मैदान पर जंग हुई तो उसे पानीपत की जंग कहा गया। ठीक वैसे ही बंगाल में भी प्लासी का मैदान है जो मुर्शिदाबाद और कोलकाता के बीच में पड़ता है। खैर, जो प्लासी आज आपको गांव जैसा दिखेगा वो भारत के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट का गवाह था। प्लासी को बंगाल में पलाशी बोला जाता था क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पलाश के पेड़ पाए जाते थे। यहीं पर अंग्रेजों ने ठिकाना बनाया था लड़ाई के लिए और यहीं पर सिराज की हार की कहानी भी लिखी गई। खैर, आज अगर आप जाएंगे प्लासी तो आपको यहाँ एक पत्थर की मीनार देखने को मिलेगी जो करीब 268 साल पुरानी है। अंग्रेजों की जीत की ये निशानी आज भी वहाँ मौजूद है जिसने कभी भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी। वैसे तो आप सभी ने प्लासी की जंग को विश्वासघात की कहानी के रूप में ही जाना है, लेकिन यहीं पर यह कहानी दो बहादुर वफादारों की भी है। यह कहानी है मीर मदान की और दीवान मोहनलाल की, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक बंगाल के नवाब के प्रति अपनी वफादारी निभाई। देखा जाए तो ये दोनों ही प्लासी की लड़ाई के असली हीरो भी हैं। विलेंस के बारे में तो हम जानते ही हैं, थोड़ा हीरो के बारे में भी जान लेते हैं। 18वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई और मुगलों के बुरे दिन शुरू हो गए। इन बुरे दिनों का असर यह हुआ कि कई राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। इन्हें कहा जाता था सक्सेसर स्टेट। इन्हीं में से एक राज्य था बंगाल। बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे अलीवर्दी खान। 1740 में अलीवर्दी खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। हालांकि उन्होंने मुगलों से अपना संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं किया। वो अभी भी खुद को मुगल झंडे के तले ही मानते थे, लेकिन बंगाल के फैसले लेने का पूरा अधिकार उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। फिर 1752 में अलीवर्दी खान ने अपने सबसे पसंदीदा पोते मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उस समय सिराज थे 19 साल के और उनको उत्तराधिकारी बनाने के चलते कई लोग नाराज हो गए। इस घोषणा के सिर्फ 4 साल बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। उनके नवाब बनते ही मुर्शिदाबाद में साजिशें शुरू होने लगी और कॉन्स्पिरेसी रची जाने लगी। इस कॉन्स्पिरेसी से बचने के लिए नवाब ने एडमिनिस्ट्रेशन में कई बदलाव किए। सिराजुद्दौला ने जगत सेठ की ताकत को खत्म करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी बड़ी ताकत थे बंगाल में। जगत सेठ इतने अमीर थे कि उन्होंने प्लासी की जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया था। सिराज ने जगत सेठ की ताकत को कम करने के लिए उनके ऊपर बंगाल के पैसों का गबन करने का आरोप लगाया। इससे हुआ यह कि जगत सेठ नाराज हो गए। वहीं इनके चाचा और उनकी सेना के सेनापति मीर जाफर भी सिराज के कामों से परेशान हो गए थे। सिराज द्वारा किए जा रहे बदलाव से 2 लोग खास तौर पर बाहर आए जो हमारी इस वीडियो के हीरो हैं। इसमें से एक का नाम था मोहनलाल, जिन्हें सिराज ने दीवान बनाया था, तो वहीं दूसरी तरफ थे मीर मदान, जिन्हें बनाया गया था सेनापति। सबसे पहले बात करूं दीवान मोहनलाल की, तो उनके बैकग्राउंड के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतिहासकारों के हिसाब से मोहनलाल एक कायस्थ हिंदू थे। कायस्थ समाज को उस दौर में काफ़ी पढ़ा लिखा और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट माना जाता था। कायस्थ समाज से जुड़े लोग हिसाब किताब, फाइनेंस और रेवेन्यू मामलों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते थे। यही वजह है कि मोहनलाल भी जल्दी ही नवाब के खास बन गए। वैसे इन्होंने जो ऑफिस ज्वाइन किया था वो अलीवर्दी खान के टाइम पर किया था। धीरे धीरे हुआ यह कि मोहनलाल ने अपनी काबिलियत को साबित भी किया। 15 अप्रैल 1756 को जब सिराज ने नवाब की कुर्सी संभाली तो मोहनलाल को पेशकार नियुक्त किया गया।
मोहनलाल की दीवानी की वजह से मीर जाफर जैसे मुस्लिम दरबारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक हिंदू होने की वजह से मीर जाफर जैसे लोग मोहनलाल की तरक्की से जलते थे। मीर जाफर उस समय सशस्त्र बलों का प्रमुख था, जो नवाब के बाद दूसरे नंबर पर आता था, और एक हिंदू को उसके भी ऊपर प्रमोट करना लगभग एक तरह से व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया गया। रियाजुस सलातीन नाम की किताब जो बंगाल के इतिहास पर लिखी गई है, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है जो मैंने आपको बताया। मोहनलाल के बारे में कहा जाता है कि वो केवल दीवान यानी रेवेन्यू ऑफिसर नहीं थे, बल्कि नवाब के पर्सनल एडवाइजर, जासूसी विभाग के चीफ और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी थे। मोहनलाल की हैसियत इतनी बढ़ गई थी कि वो किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते थे। अगर वो चाहते तो सत्ता के लिए गद्दारी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वफादारी को चुना। दूसरी तरफ थे मीर मदान, एक मुस्लिम योद्धा परिवार से वो ताल्लुक रखते थे। उनका पूरा नाम मीर मदान अली या मीर मर्दन अली बताया जाता है। सिराजुद्दौला की सेना में मीर मदान सीनियर कमांडर थे और इनका तोपखाना संभालते थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में सिराज को मीर मदान ने ही घुड़सवारी, युद्ध कला और स्ट्रेटजी की ट्रेनिंग दी थी। इसी वजह से मीर मदान बहुत खास थे सिराज के, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन नवाब और सेनापति का नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप भी था। यही वजह है कि नवाब बनते ही मीर मदान सिराज के खास सेनापति बन गए। यही नहीं, प्लासी की जंग से पहले भी मीर मदान ने बार बार अपनी बहादुरी दिखाई थी। अंग्रेजों ने जब कासिम बाजार फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया तो जो टेंशन बढ़ी नवाब और अंग्रेज के बीच में, उस टाइम पर भी मीर मदान ने ही अंग्रेजों पर पहले वार करने की सलाह दी थी। यही वजह है कि मीर मदान और मोहनलाल दोनों ही नवाब के खास थे, और इन दोनों की करीबी से मीर जाफर से लेकर जगत सेठ और राय दुर्लभ, जो कि उस समय दीवान थे मोहनलाल से पहले, वो सब जलते थे। लेकिन दोस्तों, सिराज सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने अपने राज्याभिषेक के बाद अंग्रेजों पर भी नकेल कसनी शुरू की। उस टाइम पर मुगल किसी व्यापारिक कंपनी को ट्रेड करने की इजाज़त देते थे। उनकी इजाज़त के बिना कोई काम नहीं हो सकता था। इस कागज़ को कहा जाता था दस्तक। सिराज ने इस दस्तक को लेकर अंग्रेज़ों पर नकेल कसनी शुरू की। इन परमिटों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉर्डर टैक्स से छूट दी थी, जबकि ये छूट केवल कंपनी के व्यापार के लिए थी। इस छूट में पर्सनल ट्रेड की जगह नहीं थी। हालांकि इस दस्तक के चलते अंग्रेज अधिकारियों ने जमकर गबन किया, जिसके चलते कंपनी के अधिकारी पर्सनल लेवल पर बहुत सारी संपत्ति बना रहे थे। इसी जगह पर ये अंग्रेज फोर्ट विलियम को भी मजबूत बनाने का काम कर रहे थे, और जो लोग सिराज के खिलाफ थे ये उनको भी शह दे रहे थे। जाहिर है कि सिराज को यह सब मंजूर था नहीं, इसलिए जून 1756 में सिराज ने बड़ा फैसला लिया। उसने कलकत्ता की ओर कूच किया और ब्रिटिश फोर्ट को तबाह कर दिया। कलकत्ता का नाम बदलकर उसने अपने दादा के नाम पर अली नगर रख दिया। इस बड़ी जीत के साथ सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद आया। यहाँ आपको बताऊं तो मुर्शिदाबाद का भी अपना इतिहास है। ये जगह आज भले ही बहुत खास न दिखे, लेकिन एक दौर में ये बंगाल सूबे का केंद्र और मुगलों का सबसे ज़्यादा नजराना इसी मुर्शिदाबाद से जाता था। इसका अपना इतिहास अगर आप चाहें तो अलग से इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बताइए अगर वीडियो चाहिए तो। फिलहाल हुआ ये कि इधर सिराज मुर्शिदाबाद वापस आया और उधर कर्नल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन ने मद्रास से सेना लेकर कलकत्ता की ओर कूच कर दिया। जनवरी 1757 में कलकत्ता पर उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया। यहीं से क्लाइव ने सिराज को गद्दी से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। इतिहासकार बीके गुप्ता ने अपनी किताब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी 1756-1757 में 13 अक्टूबर 1756 को हुई मद्रास में एक बैठक के बारे में बताया है। यह बैठक फोर्ट जॉर्ज काउंसिल में हो रही थी। यहाँ पर तय किया गया कि बंगाल में किसी ऐसे शख्स को ढूंढा जाए जो कि नवाब से नाखुश हो और उसे नवाब भी बनाया जा सके। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि दीवान मोहनलाल और मीर मदान के अपॉइंटमेंट से गुस्सा हुआ था मीर जाफर और उस वक्त का दीवान राय दुर्लभ। इसके साथ में जगत सेठ को भी सिराज ने मिर्ची लगाई थी। इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इन सभी को अपने साथ मिला लिया। ब्रिटिश ऑफिसर ल्यूक स्क्रैफ्टन ने 9 जुलाई 1757 को लिखा, कंपनी के लिए कितना गौरवशाली होगा कि उनके प्रति समर्पित एक नवाब हो। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को खत लिखकर भरोसा दिलाया कि हर कीमत पर अंग्रेज जफर का साथ देंगे और उसे बंगाल का नवाब भी बनाएंगे। इन साजिशों के बारे में सिराजुद्दौला को कोई भी भनक नहीं थी। वो कॉन्फिडेंट था और इसीलिए उसने 50,000 सोल्जर्स, 10 हाथियों और 40 तोप की एक बड़ी सेना भेजी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। 23 जून 1757 को इसी प्लासी के मैदान पर रॉबर्ट क्लाइव ने 3,000 सैनिकों को लेकर इनसे भिड़ने के लिए अपनी तैयारी की। अब सिराज की सेना में ज़्यादातर गद्दार थे, सिर्फ 2 ऐसे लोग थे जो उसके लिए वफादार थे, मोहनलाल और मीर मदान। इन दोनों को छोड़कर जब जंग शुरू हुई तो 2/3 सेना ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सुबह 8 बजे शुरू हुई इस लड़ाई का अंजाम कुछ और हो सकता था,
क्योंकि सिर्फ मीर मदान और दीवान मोहनलाल की सेनाओं ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। दोनों ही अपने नवाब को फुर्ती से बचाना चाहते थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। रॉबर्ट क्लाइव को लगा था कि मीर जाफर और राय दुर्लभ को मिलाकर उन्होंने आधी जंग जीत ली है, लेकिन मीर मदान अपनी तोपों से और मोहनलाल अपनी स्ट्रेटेजी से अंग्रेजों का इतना नुकसान कर देंगे ये अंदाजा लगाया ही नहीं गया। यहाँ तक कि क्लाइव ने यह भी सोच लिया था कि वो सेना लेकर वापस चला जाएगा। जब सब कुछ नवाब के पक्ष में जा रहा था तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने नवाब की किस्मत को पलट कर रख दिया, या यूं कहें कि नवाब की किस्मत को खराब कर दिया। हुआ यह कि दोपहर 3 बजे तक भयानक लड़ाई चल रही थी और तभी तोप का एक गोला सीधे आकर मीर मदान के पास लगा। ये इतना भयानक धमाका था कि मीर मदान को बचने का मौका नहीं मिला और उनकी वहीं पर मौत हो गई। ये एक ऐसा हमला था जिसने नवाब को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। फिर तो आपको पता ही है कि इस मौके का फायदा उठाया मीर जाफर ने। उसे सिराजुद्दौला को सलाह दी कि एक दिन के लिए लड़ाई को रोक दिया जाए और अगले दिन दोबारा लड़ाई करे जब सब कुछ दोबारा ऑर्गेनाइज हो जाए। फिर इसी टाइम पर जाफर ने क्लाइव को सारी प्लानिंग भी बता दी, जिसका अंजाम ये हुआ कि नवाब की सेना का पीछा करके उसे बुरी तरह से हराया गया और अंग्रेज मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ गए। फिर 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के बेटे मीरान के आदेश पर सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और बेरहमी से उसकी हत्या हो गई। मीर जाफर यहाँ से नवाब बना और अंग्रेजों ने असली ताकत हासिल करनी शुरू कर दी। ये इस पूरे कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बहुत बड़ा मोड़ था। जंग के बाद मीर मदान के पार्थिव शरीर को प्लासी युद्ध के मैदान में फरीदपुर में दफनाया गया। ये जगह मुर्शिदाबाद नहीं पड़ती है। वहीं सिराज की मृत्यु के बाद दीवान मोहनलाल भी अपने छोटे बेटे के साथ जुरनपुर कालीपीठ चले गए। ये जगह आज बंगाल के नादिया जिले में पड़ती है। हालांकि जब वो यहाँ से भाग रहे थे तब उनके बड़े बेटे को मीर जाफर के बेटे मीरान ने मार डाला। आज भी दोस्तों इन दोनों की वफादारी की कहानी बंगाल के लिटरेचर में अमर है। 2007 में प्लासी स्मारक के बगल में सिराजुद्दौला की एक मूर्ति लगाई गई जो इस युद्ध की याद दिलाती है। बंगाल के नाटककार सचिंद्रनाथ सेन गुप्ता ने सिराजुद्दौला नाम का एक ऐतिहासिक नाटक लिखा था। 1938 में इस नाटक को कोलकाता में परफॉर्म किया गया। फिर अमी सिराजर बेगम नाम से 1960 में एक और उपन्यास आया जिसमें सिराजुद्दौला और इन दोनों हीरोज की कहानी भी मिलती है। तो दोस्तों ये थी कहानी सिराजुद्दौला के उन 2 हीरोज की जिन्होंने प्लासी में अपनी वफादारी को साबित किया। गद्दारी की आड़ में कई बार हम इन हीरोज की कहानी को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। अब ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.